हेलो बच्चा पार्टी। आई एम जितेंद्र के आर शुक्ला। अभी हम लोग आज, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि दूसरा वीडियो इस बात पर बनेगा कि हाउ टू सॉल्व एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इस बार मैंने दो चीजें प्रोग्राम की हैं। नंबर वन, मेंस स्पेशल टॉपिक्स। उन टॉपिक्स की ये सीरीज चलेगी जिसमें स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए और किस टाइप से क्वेश्चन को बनाना चाहिए। फिर आई विल स्टार्ट, उन टॉपिक्स को स्टार्ट करूंगा जो हमारी एडवांस की स्टडी के दौरान जिन टॉपिक्स पे हम कम टाइम देते हैं या मेनली टाइम के क्रंच की वजह से जल्दी से पढ़ लेते हैं, जैसे सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब इसको जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितने भी लेक्चर लगेंगे लगने को। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे ही अलग अलग टॉपिक जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये वो टॉपिक मैं पहले फिनिश करूंगा जो हमारे लास्ट में जब जनवरी में डेट आती है तो अक्सर वो टॉपिक छूट जाते हैं और उतना टाइम नहीं होता है, तो उनको कवर करेंगे। दूसरा, मैं एक चीज और स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा एएलपीएस, यानी एडवांस लेवल प्रैक्टिस सीरीज। एक लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि टॉपर्स फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं, क्या सारी फिजिक्स पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं, तो उस बेस पर एक स्टार्ट करूंगा एडवांस लेवल प्रैक्टिस सीरीज। उस वाले सीरीज में थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, केवल उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जिनको करने से पूरा फिजिक्स अलाइन हो जाता है। या मैं ये कहूँ कि जिन बच्चों का रैंक 500 के अंदर या 50 के अंदर या 10 के अंदर या 1000 के अंदर जो बच्चे आते हैं, उनका टारगेट रैंक ना होके वो फिजिक्स पर फोकस करते हैं, वो कौन से टॉपिक है और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो करते हैं, जो मैं स्टार्ट करूंगा अलग से। तो अभी आज का जो मेरा अपना टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। यानी बच्चों, एक चीज तुम ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, सर लोग जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो बहुत मजा आता है, समझ आ रहा है। और जब सर लोग क्वेश्चंस करके बताते हैं तो लगता है हाँ पूरा समझ आ रहा है, मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन जब हम लोग अपने एप्लीकेशन को वहां पर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं। कभी ये सोचा है कि डाउट्स आने की मेन वजह क्या है? हम सबसे पहला रीजन है कि हम फिजिक्स के क्वेश्चन को मैथ्स की तरह अप्रोच करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम मैथ में एक सेट ऑफ फॉर्मूले को यूज करते हैं और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हुए सॉल्व करते चले जाते हैं। कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं। पर फिजिक्स में कभी भी सोचना डाउट्स आने का 98% जो रीजन होता है वो इस बात पर होता है कि हमें यही नहीं समझ आया कि क्वेश्चन ने पूछा क्या था। तो आज से एक आदत डालो, जब भी तुम्हें डाउट आए तो उस डाउट में ये सोचना कि मुझे, जब कोई तुम्हारा डाउट सॉल्व करे तो मेरी इस बात को याद रखना कि तुम्हारा डाउट क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस नहीं था। तुम्हारा डाउट ये था कि इसमें पूछा क्या है, मुझे वही समझ नहीं आया। तो इसमें मेन चीज जो आती है स्टेप वन में, कि अगर जब आप फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपका जो फिजिकल प्रोसेस है, यानी यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी। उस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है पहले हमें इस चीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। 90% बच्चों का डाउट यहीं पर होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमसे पूछा क्या। अगर तुमने क्वेश्चन में ये फिजिकल प्रोसेस को इमेजिन कर लिया या फील कर लिया कि इसमें हो क्या रहा है, तो ये तुम्हारा इस बात पर हेल्प करेगा कि आगे मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ये तुम्हारे थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसको पार्ट वाइज पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें और उसकी ट्रेजेक्ट्री बनाएं। अगर वो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, अगर वो थोड़े आगे चैप्टर का है तो उसका एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। और फ्री बॉडी डायग्राम केवल एनएलएम के लिए नहीं होता है, पूरी फिजिक्स के लिए होता है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि हमारे क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, क्वेश्चंस लेके, कि हम ये करते कैसे हैं। नंबर टू, फिजिकल प्रोसेस क्लियर होने के बाद हर क्वेश्चन में आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि जब फिजिकल प्रोसेस क्लियर हो गया तो उस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे सर ने या बुक ने हमें कौन से रूल्स बताए और प्लस कौन से लॉज बताए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चे, इसमें ये जरूर ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को जो मैं यूज करने जा रहा हूँ उसकी वैलिडिटी क्या है।
क्या मैं इस फॉर्मूले को यहाँ डायरेक्ट लगा सकता हूँ, या सर ने बोला था कि ऐसा हो तो यूज करना, वैसा हो तो यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करना। तो दो चीजों पर मैंने बात की है कि सबसे पहला काम है, क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है तो उसको कॉपी पे 3 बार कम से कम लिखो। लिखने से तुम्हें फिजिकल प्रोसेस क्लियर होगा। जब प्रोसेस क्लियर हो कि ब्लॉक खिसक रहा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके बाद देखो कि ये इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये फील्ड का जनरेशन, ये लिक्विड का चलना, या ब्लॉक का खिसकना, स्प्रिंग का होना, वेव का चलना, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो वो कौन से रूल्स हैं जो हमने पढ़े थे और किस रूल की वैलिडिटी कहाँ पर है, इतना जब आप कर जाओगे तब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे। अब जैसे मैं यहीं पर अगर तुम्हें एक क्वेश्चन लेके इस चीज को समझाऊं तो समझ जाओगे। जैसे मान लो आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके इस बात को जस्टिफाई करता हूँ। ये यहाँ से मैंने किसी एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये वाला जो एंगल लिया वो 30 डिग्री है। इसके बाद मैंने आपसे पूछा कि बच्चे लोग मुझे ये बताओ, फाइंड, यहाँ पे आपको टाइम बताना है। अब देखो, तो टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा पहले से लिख दिया जिससे कि आपका टाइम बचे। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि 50 मीटर पर सेकेंड से एक किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं 37 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, जी का वैल्यू 10 है। फाइंड व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। इसको आसान क्वेश्चन में समझ, इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो कोई भी क्वेश्चन अगर प्रोजेक्टाइल का आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि मैथ हमें ये बताती है कि आप हमारे को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेंट बनाना होगा, यानी एक्स वाई। जब तक आप एक्स वाई के बारे में नहीं सोचोगे हमारा यूज नहीं कर सकते, ये मैथ का इंस्ट्रक्शन है। इस पर्पस के लिए मैंने क्या देखा कि 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ से फेंका गया। ये भी मुझे पता हो कि इसको वेलोसिटी नहीं, हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो एक्स वाई में मुझे चाहिए तभी मैं मैथ लगा पाऊंगा। इस पर्पस से मुझे इस 50 मीटर पर सेकेंड को यहाँ से डिलीट करना है, ऐसे सोचेगा। तो उसके लिए आपको कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में ये 40 मीटर पर सेकेंड है, वाई डायरेक्शन में ये 30 मीटर पर सेकेंड है। बच्चों यहाँ पे मेरा पर्पस इस बात का नहीं है कि ये क्वेश्चन इजी है टफ, तो सबको मुझे मालूम है कि इसमें 90% बच्चे सॉल्व कर देंगे, पर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो सुनो। आपने कंपोनेंट्स क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि मैथ्स का यूज हम एक्स वाई या क्वाड्रेंट में ही कर सकते हैं, और ये 50 हमारा ना एक्स में है ना वाई में है, इसलिए मुझे एक्स वाई बनाने पड़े। हर क्वेश्चन में ये आपको सोचना होगा। कोई भी चैप्टर हो, आपको इसके कंपोनेंट बनाने का पर्पज है इस वैल्यू को डिलीट करना, जिससे कि आप एक्स वाई में क्लियर कट फोर्सेस वैल्यूज को देख सके। अब मैंने आपसे पूछा था कि ये पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों को पता है कि जब इसका हम एंगल निकालते हैं तो कहीं भी ये जाएगा ऐसे। ये देखिए v वेलोसिटी से जा रहा है। अब आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि यार ये नया कोई एंगल होगा। सर ने बोला था कि इस क्वेश्चन में एक्स और वाई एक्सिस में ही आपको जाना होगा। इस लालच में आप ये कंपोनेंट बनाओगे तो यहाँ से आपको वी एक्स का कंपोनेंट चाहिए होगा, यहाँ से आपको वी वाई का कंपोनेंट चाहिए होगा। ये अपने आप से बातें करो। और ये आप सबने पढ़ा है कि टेन थीटा का वैल्यू वी वाई अपॉन वी एक्स होगा। यहाँ पर अगर मैं एंगल लूँ, सॉरी, तो वी वाई का वैल्यू हमारे पास होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, पूरी बात हमेशा लिखे। देखिए अब यहाँ लिखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यू वाई का वैल्यू मेरा 30 है, तो आप यहाँ पे 30 लिखोगे। ए वाई का वैल्यू -10 है, टाइम हमें चाहिए। यू एक्स का वैल्यू आप पहले से ही देख चुके हैं कि ये 40 है। ए एक्स का वैल्यू 0 है, और एंगल मैंने दे रखा था 45। तो हर बच्चा यहाँ पर 45 डिग्री। अब देखना, जब आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे ये वन वैल्यू है, 40 को आप इस साइड में लेकर आओगे, और यहाँ पर होगा 30 - 10 टी। इजिली आप फाइंड कर लोगे कि ये वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। अब मेरा क्वेश्चन यहीं पर तुम्हें ध्यान से सुनना है, क्या ये आपका आंसर सफिशियंट है? देखिए अगर आप केवल मैथ से करते हो तो इसमें आपको पहली नजर में कोई गलती नजर नहीं आएगी, और 1 सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन पे आप टिक भी कर सकते हो सकता है 1 सेकेंड दिया भी ना हो, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, मेरा तो सही आ रहा है।
यहाँ पर जरूरत पड़ती है फिजिकल प्रोसेस। अब अगर आप मैथ से करते हो तो 1 सेकेंड आ जाता है और इसमें कोई भी गलती हमें नजर भी नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने इसको फेंका था तो ये ऐसे गया था, जाने के बाद एक बार यहाँ पर जाते टाइम और एक बार यहाँ पर आते टाइम, तो इस पॉइंट पर जब ये वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी थी। अब हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 45 हो सकता है और यहाँ भी 45 हो सकता है। तो ये सेम हाइट पर क्या ये वाला 45 एंगल इतनी टाइम पर आएगा? नहीं, 2 बार आएगा। पर हमारा आंसर तो हमें 1 सेकेंड ही बता रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट मैथ यूज की। तो यहाँ पर जाते टाइम और आते टाइम 2 बार आएगा। तो फिजिकल प्रोसेस आपको ये सिखाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मुझे यहाँ पर प्लस माइनस भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये प्लस माइनस ऐड क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करें या उसकी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखें तो वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक पोजीशन टाइम ग्राफ तभी हो सकता है जब उसमें एक्सीलरेशन हो। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटेड मोशन जब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वैल्यू 2 आएंगी, पर हमने इस बात पर यहाँ ध्यान ही नहीं रखा। तो 2 वैल्यू आने की वजह से मैंने यहाँ पे प्लस माइनस को ऐड किया। अब जब आप प्लस माइनस ऐड करोगे तो एक बार आपका 40 प्लस लिया जाएगा तो वैल्यू 1 सेकेंड आएगी। एक बार आप 40 को -40 लिखोगे, -40 लिखते ही आपको दिख जाएगा कि मेरा टाइम का एक वैल्यू तो 7 सेकेंड भी आने वाला है। तो इसके आंसर कौन कौन से हुए? 1 हुए और 7 सेकेंड हुए। इसमें मैंने समझाने की कोशिश सिर्फ ये करी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रोसेसिंग पे ध्यान दें। हर क्वेश्चन का नया मेथड ना सीखें, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। मैंने अभी एक ही चीज समझाई है कि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले एक्स वाई में उसको लाइए। चाहे फोर्स हो, वेलोसिटी हो, कोई भी हो, हमें सबसे पहले एक्स सेलेक्ट करने हैं। और जो वो वैल्यू के कंपोनेंट हमेशा बनाने होंगे जो एक्स वाई को नहीं मान रहा है उसको हमें डिलीट करना है। और प्रोसेस हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जब मैं पत्थर को फेंकूंगा तो कैसे जाएगा और कैसे गिरेगा। क्या उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इसी पर एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको, जिससे ये थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब फिर से मैं वही बात समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 1 और 2 की। फिजिकल प्रोसेस मस्ट बी क्लियर, रूल्स एंड लॉ मस्ट बी। A man is climbs n stairs. If height of each stair is h, find work done by normal force. अब आपसे ये पूछ लिया गया कि एक पर्सन है जो सीढ़ियां यानी स्टेयर्स को चढ़ रहा है और हर स्टेयर की हाइट h है, तो बताइए वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स कितना होगा। अब आपने डायरेक्ट सोचने लगे कि यार नॉर्मल ऊपर लगता है, h हाइट चढ़ेगा तो NH होना चाहिए। सोच के देखो, पॉज करके आपके दिमाग में आएगा कि प्लस NH होगा क्योंकि नॉर्मल भी ऊपर, हाइट भी ऊपर। तो ऐसे हम मिसकॉन्सेप्ट कर सकते हैं। अब सोचो, अगर मैं इसके फिजिकल प्रोसेस पे जाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं यहाँ पर जब अपना पैर रखूंगा ऐसे, तो इस जगह पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा और mg हमारे पेट के नीचे लगेगा। लेकिन जब हम वर्क डन सॉल्व करते हैं तो हमें सर ने पढ़ाया था कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये भी पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक या बॉडी का नहीं होता है। ये डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। ये भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी और ब्लॉक, इट इज ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस जगह पे फोर्स लगा है ये उसका डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने देखा कि जब मैं पैर यहाँ रखे हूँ तो मेरा जो नॉर्मल है वो तो नॉन जीरो है, बट डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो तो जीरो है। तो यहाँ पर तो मेरा वर्क डन जीरो आएगा नॉर्मल का। अब मान लो मैं पैर उठाऊं और पैर उठा के अगर मान लो ऐसे यहाँ पे रख दूं तो सेम जब इस पे आएगा तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो मैंने ये पैर बनाया, जब आप आगे बढ़ने के लिए इस पे पैर उठाओगे तो ये हवा में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो नॉन जीरो है, मतलब पैर आगे बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक गया है तो डिस्प्लेसमेंट तो है। लेकिन इस पैर का इस जमीन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। नो कांटेक्ट नो नॉर्मल, तो इस जगह पे नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? जीरो आ गया।
तो फिर वर्क डन कितना आएगा, तो आंसर फिर से आ गया 0। यानी हमें समझ में ये आया कि जब कोई स्टेयर को चढ़ेगा तो नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। क्यों? जब पैर जमीन पर है तो नॉर्मल है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं। लेकिन जब ये पैर आगे बढ़ेगा, हम चलने की कोशिश करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा बट कांटेक्ट ना होने की वजह से नॉर्मल नहीं होगा। तो कभी ये 0, कभी वो 0, यानी वर्क डन 0। अब इसी टाइप से हमको लगता है कि जब कोई पर्सन दौड़ता है तो फ्रिक्शन कितना वर्डन करता होगा। अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर है कि जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू एन होता है। यानी नॉर्मल के बिना हम फ्रिक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब आप रनिंग करोगे तो जब आपका पैर जमीन पर होगा तो नॉर्मल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन जब आपका पैर हवा में उठ के आगे भाग रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, नॉर्मल नहीं होगा। अगर नॉर्मल नहीं तो फ्रिक्शन नहीं, और जब कांटेक्ट नहीं तो नॉर्मल नहीं। यानी कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि रनिंग करते हुए पर्सन में फ्रिक्शन का वर्डन भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का चाहिए, तुम्हारे पैर का नहीं चाहिए। दौड़ते समय आप कितना दौड़ रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है। वर्क डन में हमें ये सोचना है वर्क डन वाई के आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ वर्क तो बहुत सारे हैं, एमजी का भी वर्क होगा, पर मेरी बात किस पर हो रही है, फ्रिक्शन पर। तो ये दो स्टेप हैं जो हमें ये बताएंगे कि आप प्रोसेसिंग पर ध्यान दीजिए, आंसर अपने आप आएगा। अब आते हैं इसके हम लोग अगले पार्ट पर, इसी पे। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले सारी बातें हो गई। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो हमारा थर्ड स्टेप है, जिसमें आपको इन सारी चीजों की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बेसिक मैथ जिसको बोलते हैं, जैसे फंक्शन आपको आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडिया सारे होने चाहिए, स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मैक्स डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड तक। एलिमेंट का लेना, कोई भी बड़ी सी बॉडी है उसमें छोटा सा पार्ट हम सिलेक्ट करके इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें एलिमेंट लेने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्राफ्स के बारे में अभी तक जितने भी ग्राफ बनते हैं उसमें सिर्फ 9 टाइप्स के ग्राफ ही साइंस में अवेलेबल हैं, और उन्हीं ग्राफ की मदद से हम सारी चीजें करते हैं। और वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक, अभी तो अगर हम लोग इन टॉपिक्स पे जाएंगे तो भटक जाएंगे। मेरा सजेशन ये है कि अगर किसी भी बच्चे को इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स से रिलेटेड, तो अटकना नहीं, तो फिजिक्स की कैलकुलेशन पास हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको दिक्कत होती है, तो आप नीचे जब ये वीडियो देखें तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मुझे मैक्सिमा मिनिमा समझा सकते हैं क्या, या बता दीजिए, तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा अलग से। लेकिन ये हमें आना चाहिए। तो फिजिक्स में पहले प्रोसेस की बात करो, फिर उसके फॉर्मूले की बात करो, फिर उसकी वैलिडिटी की बात करो, यूज करते समय की सर ने कौन सी लिमिटेशंस बताई हैं, फिर कैलकुलेशन पार्ट के लिए पहले इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन कभी अटकेगी नहीं। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लास्ट स्टेप नंबर 4, ये तो आपने सारा कर लिया। अब दूसरी कंप्लेन बच्चों की होती है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे आंसर्स गलत होते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो अब आइए एक आदत डालो स्टेप 4 में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। अपना आंसर टिक करने से पहले आप वेरीफाई जरूर करिए। बोलोगे सर हम लोग इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि जो फिजिकल प्रोसेस आपने ऊपर देखा था, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जैसे वो प्रोजेक्टाइल का कराया, तो उसमें आप ये देखो कि मेरा आंसर टाइम में 1 सेकेंड आया, पर ये नीचे गिरने में तो 2 बार ऐसा किया होगा, तो 2 आने चाहिए। या मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आंसर आपका आ रहा है, उस आंसर को अपने फिजिकल प्रोसेस से कनेक्ट करिए। अब देखिए कि मेरी कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था तो करंट को राइट, अगर है इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में जा रहा था, तो मेरे आंसर में जो करंट की डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है मतलब आपका वेरिफिकेशन सही नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। दूसरी चीज, ऑप्शंस में सही पकड़ने की कोशिश मत करिए। जो साथ में 3 ऑप्शंस दिए हैं उनको गलत प्रूव करने की कोशिश करिए, तो आपके नंबर बढ़ जाए। तो हर एक पूरा ओवरऑल ये है
कि फिजिक्स में मेरा पहला काम होगा, क्या मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मुझे जब तक समझ नहीं आएगा, मैं अपना पेन नहीं उठाऊंगा सॉल्व करने के लिए। और पहली हेडिंग अपने उसमें डालूंगा थॉट प्रोसेस। जो मुझे प्रोसेस समझ आएगा, उस थॉट प्रोसेस से क्या फायदा होता है कि जब मैं फिजिकल प्रोसेस क्लियर होता है, तो हमारा दिमाग किस चीज में हेल्प करता है। अगर आपको बता दें कि ब्लॉक ऊपर रखा है, छोड़ दिया, तो आपका दिमाग सोचेगा कि नीचे आएगा। नीचे आएगा तो आपको लगेगा कि mg की वजह से एक्सीलरेशन भी होगा। अगर फ्रिक्शन है तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ही करेगा। नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा ही होगा। mg का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ऐसी बातें आपके दिमाग में आने लग जाएंगी। और जब आंसर करो तो अपने फिजिकल प्रोसेस से कंपेयर जरूर करें। अब अगला जो वीडियो आएगा, वो वीडियो इस बात पर होगा कि सॉलिड सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 1 से, और उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी लेक्चर्स लगेंगे वो चलते रहेंगे। और दूसरी सीरीज, जैसा मैंने बोला हुआ, एडवांस पैटर्न की होगी। और एडवांस पैटर्न की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर्स फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं, जिससे कि उनके नंबर इतने आ जाते हैं कि जो 500, 300 या टॉप 50 में आने में उनकी मदद करें। Thank you.